हेलो फ्रेंड्स, ईयरली करंट अफेयर्स की इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर्स बीते पिछले साल मतलब कि 2024 के महत्वपूर्ण घटनाक्रम को हम लोग देख रहे हैं। एक एक टॉपिक पे हम लोग अच्छे से उसको एक्सप्लेनेशन करके सारी चीज़ को पढ़ रहे हैं। लास्ट वीडियो में जैसा आपने देखा होगा, हमने वन नेशन वन इलेक्शन को वहाँ तक कर लिया था और आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सार्वजनिक परीक्षा। ये जो परीक्षा में जो पेपर हमेशा आए दिन लीक होते रहता है, अभी जस्ट बीपीएससी बिहार की बीपीएससी 17वीं का पेपर एकदम पूरे तौर पे पूरे अच्छे से लीक हो चुका है, जो सबने देखा। इसके विरोध में इसको रोकथाम के लिए जो विधेयक बनाया गया है उसको देखेंगे। फ्रेंड्स, ये जो सारे वीडियो हैं, करंट अफेयर्स के जो टॉपिक है, ये आपके आने वाले सारे एग्जाम में तो महत्वपूर्ण होंगे ही, और इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखें। और ये वीडियो में बहुत ही थोड़ा थोड़ा मात्रा में कुछ टॉपिक लेकर हम लोग चल रहे हैं, जिससे कि सारा कुछ आपके माइंड में अच्छे से सेट हो जाएगा। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह प्लीज़ वीडियो अगर अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जो कि है सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024। ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं कुछ और। सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024, जिसमें सरकारी भर्ती परीक्षाओं में कदाचार और संगठित धोखाधड़ी के लिए 5 साल तक की कैद और 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है, उसको केंद्र सरकार ने 21 जून से लागू करने के लिए अधिसूचित किया है। बस ये लोग अभी अधिसूचित ही कर रहे हैं, बाकी जो भी पेपर हमारा हो रहा है सारा का सारा लीक ही हो रहा है। फ्रेंड्स, बता दें ये कब रुकेगी। नेक्स्ट है, इसके कुछ प्रावधान देख लेते हैं, महत्वपूर्ण प्रावधान। इसमें न्यूनतम 3 साल की जेल अवधि का प्रावधान है, जिसे बढ़ाकर 5 साल तक किया जा सकता है। इसमें शामिल व्यक्तियों के लिए 10 लाख तक का जुर्माना का प्रावधान रखा गया है। इस जो परीक्षाधिकारियों या सेवा प्रदाताओं द्वारा संगठित अपराध करने पर न्यूनतम 5 साल और अधिकतम 10 साल की जेल होगी। साथ ही 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अधिनियम के तहत सभी अपराध संज्ञेय और गैर जमानती हैं, जो अपराधियों के खिलाफ तत्काल और कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करते हैं। यहाँ पे तो रूल है कि गैर जमानती, लेकिन आप लोग देखे होंगे फ्रेंड्स, ये जो बीपीएससी टीआरई 3 की टीचर वाली एग्ज़ाम जो हुई थी, उसमें जो भी पेपर लीक में पकड़े गए थे वो दिखाने के लिए तो जेल में भरे गए थे, लेकिन फिर छोड़ दिए गए और वो सारे के सारे एग्ज़ाम भी दिए टीआरई 3 में। इसका प्रयोज्यता है यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी, आईबीपीएससी, पीसीएस और एनटीए द्वारा आयोजित केंद्रीय भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं को कवर करता है। मतलब ये जो मेन हमारी सारी परीक्षा हो रहे हैं, उसमें अगर ऐसा कोई लिप्त पाया जाता है तो उसके लिए ऐसा सब प्रावधान रखा गया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाइड्रोन परियोजना। हाइड्रोन परियोजना क्या है ये देख लेते हैं। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतरिक्ष आधारित इंटरनेट के लिए अपना स्वयं का उपग्रह नेटवर्क विकसित करने हेतु हाइड्रोन परियोजना की घोषणा की है। किसने की है? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने। ठीक है, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA का उच्च थ्रूपुट ऑप्टिकल नेटवर्क, ये क्या है? हाई थ्रूपुट ऑप्टिकल नेटवर्क डिमॉन्स्ट्रेशन सिस्टम, जो कि हाइड्रोन है। नेटवर्क हाइड्रोन अंतरिक्ष में ऑप्टिकल लेजर आधारित संचार अवसंरचना का उपयोग करके पृथ्वी पर उपयोग के लिए विशेषकर दूर दराज के क्षेत्र में पेटाबाइट्स डेटा रिले करने का इरादा रखता है। ये था हाइड्रोन का फुल फॉर्म भी हमने देखा। और नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक है हमारा, यह अत्यधिक उन्नत दूर संचार क्षमता को सक्षम करने के लिए मौजूदा रेडियो आवृत्ति चैनल का पूरक होगा। हाइड्रोन का लक्ष्य अंतरिक्ष में टेराबाइट सेकेंड क्षमता पर दुनिया का पहला ऑप्टिकल मल्टी ऑर्बिट परिवहन नेटवर्क प्रदर्शित करना है, जो अस्थले फाइबर आधारित नेटवर्क को अंतरिक्ष में निर्बाध रूप से विस्तारित करेगा। दूसरे शब्दों में, हाइड्रोन आकाश में फाइबर और क्लाउड से परे इंटरनेट का प्रदर्शन करेगा। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है विश्व वन जीव अपराध रिपोर्ट 2024। इसको देख लेते हैं। हाल ही में ऑस्ट्रिया के वियना में संयुक्त राज्य ड्रग्स एवं अपराध कार्यालय द्वारा विश्व वन्य जीव अपराध रिपोर्ट 2024 जारी की गई। इस रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं
2015 से 21 के दौरान वैश्विक अवैध वन्यजीव अपराध व्यापार से गैंडे और देवदार सबसे अधिक प्रभावित पशु और वनस्पति प्रजाति थी। कौन कौन से जंतु में गैंडा और पौधा में देवदार का पौधा। यह रिपोर्ट 2015 से 21 के दौरान 162 देशों और क्षेत्रों में अवैध व्यापार का दस्तावेजीकरण करता है, जिसने लगभग 4000 पौधों और जानवरों की प्रजातियों को प्रभावित किया है, जिनमें से 3250 CITES परिशिष्ट में सूचीबद्ध हैं। पशु प्रजाति का अवैध वन्यजीव व्यापार बाजार गेंडे के सींग, मतलब कि ये जो व्यापार होता है वन्यजीव प्रजाति का, उसका पार्ट वो होता है गेंडे का सींग, जो व्यापार होता है 29%। उसके बाद है पैगोलिन का सल्क जो कि 28% और हाथी के दांत का व्यापार होता है 15%। पादप, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इसी में, पादप प्रजातियों का अवैध व्यापार क्या होता है, इलीगल रूप से व्यापार होता है, वो है देवदार जो कि 47% और शीशम का 35%, अगरवुड का 13% होता है। विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट के बारे में देखते हैं। विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2024, 2020 और 2016 के प्रकाशनों के बाद श्रृंखला की तीसरी रिपोर्ट ये है। ठीक है, 2024 जो है तीसरी है, पहले आया 20 में, फिर आया 16 में, उसके बाद अभी आया 24 में। रिपोर्ट वन्यजीव और वनस्पति की लुप्त प्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कन्वेंशन CITES में सूचीबद्ध वन्यजीव प्रजातियों में अवैध व्यापार की प्रवृत्ति पर अद्यतन ध्यान केंद्रित करती है, मतलब कि कौन से अभी विलुप्त होने वाले हैं और उनकी क्या स्थिति है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल। हाल ही में शोधकर्ताओं ने युकाटन प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्वी तट पर मेक्सिको की चेतुमल खाड़ी में विश्व के सबसे बड़े ब्लू होल की खोज की है, जिसमें तामजा ब्लू होल के नाम से जाना जाता है। जिसे क्या नाम है उसका, तामजा ब्लू होल। तामजा ब्लू होल इसका नाम है। इसका मुख्य बिंदु देखेंगे, तामजा ब्लू होल समुद्र तल से कम 1380 फीट नीचे है, जो दक्षिण चीन सागर में ड्रैगन होल से भी अधिक गहरा है। मतलब कि ये अभी तक का सबसे ज़्यादा गहरा हो गया क्या, तामजा ब्लू होल, जो ड्रैगन होल से भी अधिक, दक्षिण चीन सागर में था ड्रैगन होल, उससे भी अधिक गहरा हो गया। 13,660 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैली हुई इस विशाल पानी के नीचे गुफा का नाम तामजा रखा गया है, जिसका माया भाषा में अर्थ है गहरा पानी। अब ब्लू होल क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। ब्लू होल जल से भरी ऊर्ध्वाधर गुफाएं हैं जो तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। इसके आधार सैल चूना पत्थर, संगमरमर या जिप्सम जैसे घुलनशील पदार्थों से बने होते हैं। ब्लू होल ऊर्ध्वाधर समुद्री गुफाएं हैं जो हिम युग के दौरान हजारों वर्षों में हिम नदों के बहाव द्वारा निर्मित हुई थी। हमारा टॉपिक आता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का स्कोर पिछले वर्ष की तुलना में 36.62 से गिरकर 31.28 हो गया है। रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं की बात करें तो पहला पॉइंट है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के अनुसार विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 180 देशों के बीच भारत की रैंक 2023 में 161 से 2024 में 159 मतलब कि 159 हो गई है। हालांकि यह सुधार मुख्य रूप से अन्य देशों की रैंकिंग में गिरावट के कारण हुए, मतलब कि हमारा सुधरा नहीं है, दूसरों का गिर गया, इस कारण हम ऊपर हो गए। यह विश्व स्तर पर प्रेस की स्वतंत्रता में समग्र गिरावट और पत्रकारों और स्वतंत्र मीडिया आउटलेट्स के राजनीतिक दमन में भारी वृद्धि को दर्शाता है। विश्व के स्तर पर प्रेस की स्वतंत्रता औसतन 7.6 अंक की गिरावट आई है। रैंकिंग में नॉर्वे शीर्ष पर है। विश्व ये प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में शीर्ष पर कौन है, वो है नॉर्वे, जबकि डेनमार्क दूसरे स्थान पर है। पहला नॉर्वे हो गया और दूसरा डेनमार्क हो गया और हमारा भारत है 159।
भारत का स्कोर सुरक्षा संकेतक को छोड़कर बाकी सभी मामलों में गिरा है, मतलब कि खराब है। इसका दावा किया गया है कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में प्रेस की स्वतंत्रता संकट में है। भारत तुर्की, पाकिस्तान और श्रीलंका से पीछे है। ये हमारा रिपोर्ट बताता है कि भारत जो है वो तुर्की, जो छोटे छोटे देश हैं उससे कंपेयर किया जा रहा है, तुर्की, पाकिस्तान और श्रीलंका से भी पीछे है, जो क्रमशः 158, 152 और 150 स्थान पर हैं। मतलब कि तुर्की अगर बोले तो 158, पाकिस्तान है 152 और श्रीलंका 150 में है। प्रयुक्त संकेतक: सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, कानूनी और सुरक्षा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट 2024। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग ने विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट की जारी की है। इसके मुख्य बिंदु हैं वैश्विक संदर्भ। 11 जुलाई को जारी विश्व जनसंख्या संभावना 2024 रिपोर्ट में कहा गया है कि आने वाले 50 से 60 वर्षों में विश्व की जनसंख्या में वृद्धि जारी रहने की उम्मीद है। वर्ष 2080 के दशक के मध्य में वैश्विक जनसंख्या लगभग 10.3 बिलियन के उच्चतम शिखर पर पहुंच जाएगी। वहीं 2024 में यह 8.2 बिलियन जनसंख्या होगी। इसी में नेक्स्ट है हमारा शिखर पर पहुंचने के बाद वैश्विक जनसंख्या में धीरे धीरे गिरावट शुरू होने का अनुमान है, जो सदी के अंत तक 10.2 बिलियन जनसंख्या तक गिर सकती है। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 2024 में 73.3 वर्ष तक पहुंच गई है। भारतीय संदर्भ में अगर हम देखें तो अनुमान है कि 2024 में भारत की जनसंख्या 1.45 अरब होगी। 2060 के दशक के प्रारंभ में भारत की जनसंख्या 1.7 अरब हो जाएगी। इसके बाद 12% की कमी आएगी, ऐसा संभावना है। इस सदी में भारत विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बना रहेगा पूरे विश्व में। हाल ही में जारी UNFPA स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या अनुमानतः 144 करोड़ तक पहुंच गई है अभी फिलहाल। भारत की कुल जनसंख्या 68% हिस्सा 15 से 64 वर्ष की आयु के बीच है। कुल जनसंख्या का 68% 15 से 64 वर्ष की आयु का है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है फ्रेंड्स, अनुच्छेद 244A। हाल ही में असम के आदिवासी बहुल दीफू लोकसभा क्षेत्र में सभी दलों के उम्मीदवार ने एक स्वायत्त राज्य के भीतर राज्य बनाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 244A को लागू करने का वादा किया था। संविधान का अनुच्छेद 244A क्या कहता है वो देखेंगे। अनुच्छेद 244A को 22वां संविधान संशोधन अधिनियम 1969 द्वारा शामिल किया गया था। यह संसद को असम राज्य के भीतर छठी अनुसूची में निर्दिष्ट सभी या कुछ आदिवासी क्षेत्र को शामिल करते हुए एक स्वायत्त राज्य स्थापित करने के लिए कानून बनाने की अनुमति देता है। संविधान की छठी अनुसूची तथा अनुच्छेद 244A में अंतर क्या है वो देखेंगे। छठी अनुसूची के तहत आदिवासी क्षेत्रों में विकेंद्रीकृत शासन के पहले से ही निर्वाचित प्रतिनिधियों वाली परिषद मौजूद है। हालांकि इन परिषदों के पास सीमित शक्तियां हैं, वे कानून प्रवर्तन को नियंत्रित नहीं कर सकते और उसका वित्तीय अधिकार भी सीमित रहेगा, ऐसा है। दूसरी ओर अनुच्छेद 244A जनजातीय क्षेत्रों को अधिक स्वायत्त शक्तियां प्रदान करता है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण शक्ति कानून एवं व्यवस्था पर नियंत्रण है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024। हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 जारी किया। रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्टार्टअप इकोनॉमिक्स धीमा है तथा 2017 के बाद पहली बार भारत में यूनिकॉर्न की संख्या गिरावट आई है। 2017 में के बाद से पहली बार गिरावट आई है यूनिकॉर्न में। यूनिकॉर्न वे स्टार्टअप है जिनका मूल्य कम से कम $1 अरब है तथा जो अभी तक किसी सार्वजनिक एक्सचेंज की सूची में नहीं है।
उसे ही यूनिकॉर्न कहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भारत में नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता, इसके बारे में देखेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसे लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा खपत वाला देश है। भारत नवीनीकरण ऊर्जा स्थापित क्षमता में विश्व में चौथे स्थान पर है। पवन ऊर्जा क्षमता में चौथे तथा सौर ऊर्जा क्षमता में 5वें स्थान पर है। पवन ऊर्जा बोले तो 4th नंबर पे और सौर ऊर्जा सोलर सिस्टम सोलर एनर्जी के मामले में ये 5वें स्थान पर है। इंटरनेशनल नवीनीकरण ऊर्जा एजेंसी नवीनीकरण क्षमता सांख्यिकी 2023 के अनुसार ऐसा कहा गया। फ्रेंड्स, इसके कुछ आंकड़े देख लेते हैं। भारत की स्थापित गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता पिछले 8.5 वर्षों में 396% बढ़ी और 190.97 गीगावाट बड़े हाइड्रो और परमाणु सहित उससे अधिक है, जो देश की कुल क्षमता का लगभग 44% है। ऐसा फरवरी 2024 तक की रिपोर्ट में कहा गया। स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता पिछले साल 9 वर्षों में 30 गुना बढ़ गई और फरवरी 2024 तक 75.57 गीगावाट है इसका क्षमता। और इसके बारे में देखेंगे तो स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता 45.15 गीगावाट हो गई। बायोमास 10.2 गीगावाट, लघु जल विद्युत है 4.99 गीगावाट, बड़े हाइड्रो उसका है गीगावाट आंकड़ा है 46.92 गीगावाट, अपशिष्ट से ऊर्जा है 0.58 गीगावाट। भारत के प्रमुख निर्धारित लक्ष्य को देखें अगर, भारत 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरण ऊर्जा स्थापित क्षमता विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित है। वर्ष 2030 तक देश की अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को 45% से कम करने का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष हरित हाइड्रोजन का उत्पादन और 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन करने का लक्ष्य प्राप्त करना है। लास्ट है इसका पॉइंट, 2030 तक कार्बन उत्सर्जन को 1 बिलियन टन तक कम करना है। फ्रेंड, नेक्स्ट टॉपिक आया है हमारा भारत में बहुआयामी गरीबी चर्चा पत्र। इसको देखते हैं। 15 जनवरी 2024 को नीति आयोग द्वारा वर्ष 2005-6 में से भारत में बहुआयामी गरीबी शीर्षक से एक चर्चा पत्र जारी किया गया। इस चर्चा पत्र में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4 जो कि 15-16 में था और राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 जो कि 19-21 का है, उसके आंकड़ों का प्रयोग किया गया है। इसके प्रमुख बिंदु को देखें अगर, पहला पॉइंट है भारत में बहुआयामी गरीबी में उल्लेखनीय कमी आई है। यह 2013-14 में 29.17% से घटकर 2022-23 में 11.28% हो गई। विगत 9 वर्षों में लगभग 24.82 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले। राज्य स्तर पर सर्वाधिक कमी उत्तर प्रदेश में दर्ज की गई, जहां 5.94 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। बिहार 3.77 करोड़ और मध्य प्रदेश 2.30 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने के साथ दूसरे और तीसरे स्थान पर है। अगर पूछा जाए कि भारत में पहले नंबर पे गरीबी पे बाहर निकालने वाला राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश, फिर बिहार और फिर एमपी। इस अवधि के दौरान राष्ट्रीय एमपीआई के सभी 12 संकेतकों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एमपीआई, जिसके बारे में बार बार जिक्र होता रहा है। फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए अच्छी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।